मेरा कोई बहुत सियासत और राजनीति का मतलब ही कंप्लीट सेवा धर्म है। पूंजीपतियों का अखाड़ा बना दिया है पॉलिटिशियनों ने। उनकी लाशों को शमशान तक पप्पू पहुंचाता था, बिना मास्क, बिना सैनिटाइजर, बिना ग्लव्स। कोरोना पॉजिटिव लोग कंधों में गले में लटक के हमसे रोते थे। मैं इन लोगों से क्या डरूंगा जो दिल्ली लूटता और जो हम बांटते हों। माफियाओं से समाज को बचाया जाए, इसकी आवश्यकता है। जब इन लोगों के पास कोई रास्ता नहीं बचेगा, 5 महीने तक हमें जेल में एक ऐसे रूम में हम बिताए जहां सांप भी था, मूसा भी था। बीजेपी की बी टीम, सिर्फ नीतीश को गरियाना, बीजेपी को नहीं गरियाना है इनको। एम्बुलेंस माफिया जिस पर बालू ढुलाया जाता था, शराब ढुलाए जाते थे, लड़की ढुलाए, औरतें ढुलाई जाती थी। सबको नंगा करेंगे, सबके खिलाफ लड़ेंगे। एक सारी फैक्ट्रियां लगभग बंद होने की ओर है। आर्थिक आजादी समाप्त हो गई, रोजगार इतने बढ़ गए जिसके हिसाब नहीं है। सब कुछ निजीकरण में चला गया। यदि आप देखिएगा किसी को फांसी हुई 104, 5 तो 99, 80, 85% फांसी जो है सिखों की भी है, दलितों की भी है, माइनॉरिटीज की भी है। हम विधानसभा में होते तो एक एमएलए को पुलिस नहीं पीट पाती, हमको गोली मारना पड़ता। नमस्कार, मैं जसीम उल हक, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ इस समय पप्पू यादव हैं, बिहार के सियासत का जाना माना चेहरा। 11 मई को लॉकडाउन के दौरान आनन फानन में 32 साल पुराने मामले में इनकी गिरफ्तारी होती है। 4 अक्टूबर को अभी ये मधेपुरा कोर्ट ने इनको बरी किया है। पप्पू यादव, आप 5 महीने तकरीबन जेल में रहे। जेल में जाने से पहले और जेल से बाहर आने के बाद पप्पू यादव में कोई बदलाव आया? किस चीज़ का बदलाव? मैं हमेशा बदलने वाला इंसान हूँ, 24 घंटा काम करता रहता हूँ। मानवता और इंसानियत की सेवा में बदलाव क्या क्या है? बुद्ध में, कृष्ण में, राम में, रहीम में। नेचर को आप छेड़ोगे, नेचर आपको नहीं छोड़ेगा। हम 24 घंटे सेवा के अलावा, इंसानियत और मानवता के अलावा कोई काम नहीं करते। मेरा कोई बहुत सियासत और राजनीति का मतलब ही कंप्लीट सेवा धर्म है। मानवता के बगैर राजनीति धर्म का कोई मतलब नहीं है। और लोग राजनीतिज्ञों ने प्रोस्टिट्यूशन बना दिया, वेश्यालय बना दिया, जरिया बना दिया लूटने का, ऐशोआराम की ज़िंदगी का, अयासी का, दारू का, शराब का, शबाब का, कबाब का। पूंजीपतियों का अखाड़ा बना दिया है पॉलिटिशियनों ने, सियासतदारों ने। टूल्स है ये सियासत पर और सत्ता पर किसी राजनीतिक व्यक्ति को कमाने का। यही वजह है कि पप्पू यादव में क्या बदलाव की बात कर? पप्पू यादव 24 घंटा, कभी उस कोरोना में 14 करोड़ रुपया हर लोगों के हाथ में। इस कोरोना में जब पूरी दुनिया घर में डरी सहमी थी, अपने बच्चों की लाश नहीं उठा रहे थे, पिता के लाश को छोड़ रहे थे, माँ के लाश को, पत्नी के लाश को, तब उनके लाशों को शमशान तक पप्पू पहुंचाता था, बिना मास्क, बिना सैनिटाइजर, बिना ग्लव्स, कंधों पर सिलेंडर, ऑक्सीजन के प्लांट में जाके हर अस्पताल को ऑक्सीजन भेजना, हर घर को रेमडेसिविर भेजना, हर दिन सुबह हर अस्पतालों में अलग अलग जाना। और वहाँ जो एक खौफ था, डर था, परिवार विलख रहे थे। मुझे याद है हर कोरोना पॉजिटिव लोग कंधों में गले में लटक के हमसे रोते थे। तो जब हम सेवा तो कर नहीं रहे थे, हम तो मौत से लड़ रहे थे, हम तो मरने की तैयारी में डेली जाते थे। हमारा इन्फेक्शन यदि लंग्स में अत्यधिक हो जाता तब क्या होता? तो कोई मैं अलाउद्दीन का चिराग, वो भगवान तो था नहीं कि हम बच जाते। मरना तो तय था, तो हम तो मरने जाते थे। अगले कोरोना में यदि हम बाय हैंड हम लोगों को मदद कर रहे थे, लोगों तक जा रहे थे, तो हम तो अपने फैमिली समझ के जा रहे थे। इस बार तो शमशान में जाने के बाद 2 महीने तक मैडम ने हमसे फ़ोन तक नहीं की। तकलीफ़ स्वाभाविक था उनका, सिर्फ बच्चे हमसे बात कर रहे थे। मेरे बेटे ने तो यहाँ तक कह दिया कि हम लोगों ने ये सोच लिया था कि मैं अपने पिता को शमशान में देखूँगा या किसी अस्पताल के बेड पे, क्या बीता होगा मुझ पर। तो बदलाव किस चीज़ का? बदलाव तो
मनुष्य के जो जीने का, मुस्कुराने का रास्ता है, पप्पू यादव वहीं उसके लिए बदलता है, जीने उसके पथ के लिए। परछाइयों की तरह, परिवार की तरह मेरा दो पथ है, एक है सेवा का और एक है मानवीय धर्म का। तो इसीलिए क्या होगा क्या नहीं होगा वो परिस्थिति तय करती है, हम तय नहीं करते, आप तय नहीं करते। नेचर को छेड़िएगा, परिस्थिति तय करेगी। राम को वनवास परिस्थिति ने भेजा, सीता की अग्नि परीक्षा परिस्थिति ने कराई, मथुरा से कृष्ण को यमुना के किनारे जाना पड़ा और शिखंडियों का सहारा महाभारत में लेना पड़ा। जरासंध की जब युद्ध हुई तो परिस्थिति बाध्य कर दी कौशल बदलने की। बुद्ध को भारत छोड़ना पड़ा, पत्थरें चली, गालियां दी गई, जस्टिस क्राइस्ट को सूली पे लटकाया गया, एक आदमी सपोर्ट। मोहम्मद साहब मक्का से मदीना पत्थरें तक चली, यजीद के साथ लोग थे। हजरत हुसैन साहब को नमाज के वक्त कुर्बानी देनी पड़ी। गुरु गोविंद के चारों बच्चे छिनार में चुना दिए गए। राजा हरिश्चंद्र को कफन की भीख तक मांगनी पड़ी। लेकिन परिस्थिति ऐसी है कि आज जस्टिस क्राइस्ट को मानने वाले 2/3 लोग हैं, इस्लाम को मानने वाले 1/3 लोग हैं, और जापान से लेके चाइना तक बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। तो राजा हरिश्चंद्र आज भी स्थापित है। गुरु गोविंद सिंह साहब हमारे आराध्य हैं, राम हमारी आत्मशक्ति बन गई, कृष्ण हमारे कर्म की प्रतिमूर्ति बन गए। तो आप परिस्थितियों का दास सब है, आप तय नहीं करते। ये पॉलिटिशियन और फ्रॉड को लगता है कि मैं अभिमन्यु में नहीं हूँ, मैं इन लोगों से क्या डरूंगा जो डेली लूटता और जो हम बांटते हों। मैं उन लोग से क्या डरूंगा जो शराब शबाब कबाब में डूबा हुआ हो और पप्पू यादव की ज़िंदगी कंप्लीट सड़कों पर, बाढ़ में, पानी में, तूफानों में, मौत में, घटना में, अस्पतालों में, हर फैमिली में हो। क्या खौफ खाएंगे हम? ना मैं ऊपर से ना नीचे से खौफ ही नहीं खाता। जो जात पात नहीं करता है, जो बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं करता है, जो हर फैमिली को बाढ़ में हर जगह दूध खाना पहुंचाए तो सब फैमिली को पहुंचाए, कोई बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं होता। कोरोना में सिलेंडर कंधों पर पहुंचाए तो सभी जाति धर्म वर्ग के लोग थे। रेमडेसिविर पहुंचाए तो सबसे ज़्यादा ऊंची जात के लोग होंगे। तो ये फ़र्क नहीं कर सकता हूँ। गरीबी के लिए हम लड़ेंगे, आम आदमी की आवाज़ बन सकते हैं, एक्सप्लॉयटेशन करने वालों के खिलाफ हम लड़ेंगे, लेकिन जाति धर्म के आधार पर नफरत नहीं पहुंचाया जा सकता। तो इसीलिए बहुत क्लियर है सेवा, बहुत क्लियर है इकोनॉमिकल फ्रीडम, आर्थिक आज़ादी की आवश्यकता है, एक अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकता है, हेल्थ की आवश्यकता है, एजुकेशन व्यवस्था की आवश्यकता है, एक अच्छा पीस की आवश्यकता है, माफियाओं से समाज को बचाया जाए इसकी आवश्यकता है, रोजगार पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, हमें बाढ़ को बचाने की ज़रूरत है, तो उस पर काम करने की ज़रूरत है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 30 साल पहले भी इन लोगों ने परेशान किया था, क्या हुआ? जनता ने बेटे की तरह सर पर रखा, फिर इन्होंने मारने की कोशिश की। हो सकता है आगे कहीं मरवा दे ये लोग। जब इन लोगों के पास कोई रास्ता नहीं बचेगा, 5 महीने तक हमें जेल में एक ऐसे रूम में हम बिताए जहाँ सांप भी था, मूसा भी था, मेंटल फिजिकल टॉर्चर, परिवार से दूर, बाढ़ में सेवा करने का मौका नहीं दिया गया, चारों तरफ पानी हुआ करता था, आकाश नहीं देख पाए 5 महीना, तारे नहीं देख पाए, सूरज धूप नहीं देख पाए, बरामदे तक नहीं गए, आंसू बहा बहा रातें बीती, पढ़ते मतलब, लेकिन बेल होने नहीं दिया इन लोगों ने, रिहाई लेनी पड़ी हमें। केस में कुछ नहीं था, 32 साल पुराना कौन केस हुआ नहीं हुआ। किसी शादी में हम गए थे, हम लोग यहाँ पकड़वा शादी होती थी, तो कोई पता नहीं क्या हुआ, कोई पता नहीं, और उसमें हमको आप रख दिए। 1 दिन की बेल टूटी में बेल मिलती और हमको आपने ऐसा एक्सटॉर्शन किया आप सोच भी नहीं सकते। तो जनाब लाइफ को तो देखिएगा ना कि लाइफ क्या है, कैसे है, किस तरीके से है। तो मैं वहाँ भी गया तो कोरोना में जितने लोग मरे ना, तो जिनके माँ बाप नहीं थे उनके फैमिली में 1 साल का भोजन 10,000 रुपया हमने भेज। दरभंगा में बाढ़ में 55 जगह मैंने कैंप खोली। इस बार आवाज़ नहीं बनने दिया, जाने नहीं दिया। जेल में
यही तो डर था सत्ता पक्ष विपक्ष को। विपक्ष का मतलब क्या है वहाँ, एन केन प्रकार है। अभी सीबीआई ने, ईडी ने उन लोग के 300 करोड़ रुपया वापस कर दिया। बीजेपी की बी टीम, सिर्फ नीतीश को गरियाना, बीजेपी को नहीं गरियाना है उनको। हमेशा सियासत, कुशेश्वर स्थान में दिखेंगे नहीं, तारापुर में दिखेंगे नहीं, लेकिन जात पात की राजनीति करेंगे। तो क्या यही वजह है, चूंकि आप जिस तरह से लॉकडाउन, बाढ़ हो, लगातार काम करते रहे हैं, आपको जिस तरह से आपने सिस्टम पे या सरकार पे अपने काम को लेकर एक एक सवालिया निशान लगाया है, क्या ये वजह है कि सरकार ने आपकी आवाज़ और आपके इस सेवा को बंद किया है? माफिया ने, ड्रग्स माफिया, रेमडेसिविर 1 लाख में, डेक्सोना गायब, दवाई गायब, फर्जी नर्सिंग होम वाले माफिया 7 लाख 12 लाख रुपया लेते थे। वो माफियाओं के खिलाफ जंग लड़ने की जरूरत है। एम्बुलेंस माफिया, जिस पर बालू ढुलाया जाता था, शराब ढुलाए जाते थे, लड़की ढुलाए, औरतें ढुलाई जाती थी। इन माफियाओं के खिलाफ इन लोगों ने लड़ा कि बेल ही ना मिले, पूरी सजा करवाने की कोशिश की गई हमें। मैं आपको क्या बोलूं, इन माफियाओं ने मेरे खिलाफ। मैं नीतीश जी को दोषी नहीं हो सकता। मैं, हो सकता है धर्म संकट में नीतीश जी हों, राजधर्म, इन बीजेपी ने और नीतीश जी के 1-2 मंत्री ने तो सारी ताकत लगा दी मेरे खिलाफ, क्योंकि वो मंत्री कभी बीजेपी के मंत्री के पीए हुआ करता था। इन लोगों के पैसे लगे हुए हैं कोरोना, क्या कहते हैं, नर्सिंग होम में, सबके पैसे लगे हुए हैं नर्सिंग होम में। बड़ा इल्ज़ाम है लेकिन। हाँ, सबके पैसे लगे हुए हैं नर्सिंग होम में, सारे लगभग पॉलिटिशियन के, मंत्री के, संतरी के, सारे पॉलिटिशियन के पैसे लगे हुए। वो लूटता है। पारस बिहार का 129 करोड़ रुपया कमाया। तो पप्पू यादव खुलासा करेंगे आने वाले दिनों में इन सब का? सबको नंगा करेंगे, सबके खिलाफ लड़ेंगे। डॉक्टर्स अच्छे हैं, डॉक्टर्स में बुराई नहीं है। सरकार की, आप भी जानते हैं कि 40 सालों में शून्य पे चला गया, चीज़ें नीचे चला गया, कोई चीज़ छुपी नहीं है। आप शून्य पे नीचे, बिहार पूरी दुनिया के नीचे, एजुकेशन पूरी दुनिया के नीचे, अस्पताल चला गया, एजुकेशन चला गया, पलायन उससे ज़्यादा है। हम फैक्ट्री की बात नहीं करेंगे, रोज़गार की बात नहीं करेंगे, लेकिन पॉलिटिकल सॉल्यूशन की बात करेंगे। सब में गायब, कोरोना में गायब, आंदोलन में गायब, भारत बंद में गायब, सब चीज़ों में गायब, पानी में गायब, बाढ़ में गायब, फिर भी नेता बाहर। आप जेल से जब बाहर आए तो एक बात कही थी आपने कि यहाँ काम करने वाले, सेवा करने वालों का कल्याण नहीं हो सकता। किसी के ऊपर चाहो गाड़ी चढ़ा दिया, डेमोक्रेसी ख़त्म है और ये अघोषित इमरजेंसी है। अघोषित इमरजेंसी की बात मत कीजिए, उससे भी बड़ी इमरजेंसी, हिटलर दुशासन की तरह काम करना। कहाँ लोकतंत्र है? केरल और तमिलनाडु तो है नहीं कि वहाँ आर्थिक आज़ादी भी है, बौद्धिक भी है। हम जो हिंदी भाषी लोग हैं, हम तो 10 साल 15 साल तक लोगों को मुख्यमंत्री, मुखिया, सरपंच सब बना के रखते हैं, लेकिन साउथ में जाइएगा तो 5 साल में बदलता है। उसके पास सेंसेबल फीलिंग है, पॉलिटिकल सोच है, सोशल सोच है। आप कौन सा संविधान और लोकतंत्र इस देश में, कंट्री में बचा है? आसाम गृह युद्ध की और मणिपुर की स्थिति वही, बंगाल में आप गृह युद्ध करा दिए, जहाँ जाते हो नफरत पैदा करवाते हो, बाइफर्केशन करवाते हो, हमेशा हिंदू मुसलमान, फिर जाट गैर जाट, सिख गैर सिख, ब्राह्मण गैर ब्राह्मण, ब्राह्मण राजपूत, पूरा जिन चीज़ों के लिए इनको बेनिफिट होगा वो काम ये करेंगे। जाति व्यवस्था को अलग अलग करके राजनीति करने का इनका शौक। किसानों को, हज़ारों से ऊपर किसान मर चुके हैं, कितनी नफरत है इन लोगों के भीतर, आग है। सिखों को ये कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट, ये कहते हैं आतंकवादी, मुसलमान को कहते हैं उग्रवादी, आतंकवादी, दलित को कहते हैं उग्रवादी। तो है क्या इनके लिए? कभी ये ब्राह्मण को गाली देते हैं, कभी दलित को उग्रवादी कहते हैं, मुसलमान को आतंकवादी कहते हैं, सिख को आतंकवादी कहते हैं। इसको जब मन जब जैसा आता है, ये इनके ये 2 आदमी से चलेंगे। इनकी डेमोक्रेसी बिल्कुल डिफरेंट है। ये देश के लिए, मानवता के लिए, 130 करोड़ के लिए नहीं जीते हैं। जिससे सत्ता और सियासत का जहाँ पर बेनिफिट होगा वो उसकी बात करेंगे। सत्ता में कैसे बनेंगे, चाहे किसी को मार के, किसी को काट के, बाबा साहब अम्बेडकर की आइडियोलॉजी को मिटा करके हो, गांधी को, नेहरू की आइडियोलॉजी को,
सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे की उस क्रांति को, उसको मिटा करके इसके पास कोई सब्जेक्ट नहीं है। एक सारी फैक्ट्रियां लगभग बंद होने की ओर है, आर्थिक आज़ादी समाप्त हो गई, रोजगार इतने बढ़ गए जिसके हिसाब नहीं है, सब कुछ निजीकरण में चला गया, इंटायर चीज़ खत्म हो गई। आप बड़ा सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि आप लंबे समय से बिहार की पॉलिटिक्स को नज़दीक से देख रहे हैं। पप्पू यादव अगर सत्ता में आते हैं तो वहाँ के पॉलिटिक्स को लेकर आपके पास क्या रोड मैप है? पॉलिटिक्स को लेकर के कोई एक 12 करोड़ लोगों को लेकर वो रोड मैप है। पहले उसकी जिंदगी आर्थिक आज़ादी के साथ कैसे बढ़ेगा, एजुकेशन और स्वास्थ्य फ्री हम कैसे करेंगे, बिजली पर कोई झंझावात नहीं हम होने देंगे, किसी को ज़्यादा बिल नहीं जाएगा, बिजली नहीं कटेगी, हम शेयर करेंगे। पीस भ्रष्टाचार पर सबसे बड़ा कोई तय करे तब ना। मैंने तो कहा कि दुनिया का नंबर 1 है हेल्थ और एजुकेशन और माहौल दूंगा, फैक्ट्री लाऊंगा मैं। जितने पैसे पॉलिटिशियन लुटाते हैं बटाते हैं उतना पैसा हम फैक्ट्री पर उसके आने पर उसको हम सब कुछ पीपी मोड पर लाएंगे, चीज़ों को लाएंगे। तो हम जब तक दुनिया का सबसे नंबर 1 बिहार नहीं बनाएंगे क्या होगा। तो हमको तो देखना पड़ेगा आने वाले जो पीढ़ी है, यूथ, उसकी ज़िंदगी कैसे, उस बेटी जो है उनकी ज़िंदगी कैसे तवज्जो हो। हम सिर्फ स्किल की बात नहीं करेंगे, हम स्किल देने की बात करेंगे। हम फालतू बातें नहीं करेंगे, हम पलायन को रोकेंगे। हम फार्मर्स, बाढ़ जो सबसे बड़ी समस्या है उसको हम चैलेंज में लेंगे। हेल्थ और एजुकेशन, फैक्ट्री जो लगभग बंद हो गई उसको हम चैलेंज में लेंगे। पीस खत्म हो गया, बेटी वहाँ सुरक्षित नहीं है, आम आदमी 40 सालों से सब कुछ चौपट हो गई। तो उसको तवज्जो, उसको देखेंगे कि कैसे बिहार नंबर हो। हम वहाँ इकोनॉमिकल सॉल्यूशन देंगे, पॉलिटिकल सॉल्यूशन की बात नहीं करेंगे। अब अभी बाईपोल इलेक्शन हो रहा है, वो उसमें भी जन अधिकार पार्टी एक सीट पर हम लड़ रहे हैं निश्चित रूप से। वो वहाँ काम कर रहे थे, हम जहाँ काम करते हैं वहाँ लड़ना मेरी लाजमी है। और अभी चूँकि हमारी पार्टी की सुप्तावस्था में, ये लोग राजा हैं हम रंक हैं, हमारा दायित्व बनता है, हम निश्चित रूप से चाहेंगे कि जो राजा हैं उसको तय करना चाहिए बिहार के हित में। कांग्रेस है, नीतीश कुमार जी है, मेन मैं उन्हें एक क्लियरिटी समझता हूँ। उम्र है, उम्र हो गई, 16वां साल है, निश्चित रूप से मंत्री कुछ सब कुछ सही नहीं हो सकता है, पदाधिकारी गड़बड़ होंगे, मंत्री गड़बड़ होंगे। एज ए मैन अभी भी एज ए पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी बिहार में नीतीश कुमार जी कि कई सारी खामियां सरकार की है, उसको मैं आइडेंटिफाई नहीं करूंगा कि नहीं है। सरकार की अकाउंटेबिलिटी गड़बड़ हुई है, सब कुछ करने के बावजूद भी हम एक दूसरे के संपर्क में नहीं रह पाए हैं। तो एज ए मैन मैं उनको अच्छा, और कांग्रेस से चाहता हूं कि कांग्रेस जिस तरह यूपी में और देश में लगातार नए कांग्रेस की रिफॉर्म की बात, तेलंगाना में अच्छे अध्यक्ष दिए, झारखंड में, और नए कांग्रेस की ओर प्रियंका जी, राहुल जी एक अच्छे की ओर बढ़ रहे हैं, तो बिहार में भी उसी तवज्जो के साथ बढ़े। हमारे जैसे रंग की साधारण आदमी की ज़रूरत होगी तो कोशिश करेंगे धीरे धीरे साथ होने की। मतलब ये आप खुल के कह रहे हैं, और आपके बारे में हमेशा कहा जाता है कि कांग्रेस को लेके हमेशा आप सॉफ्ट कॉर्नर आपका रहा है। सबको लेके सॉफ्ट कॉर्नर। तो आप गाली नहीं देता, कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं पप्पू यादव? जरूरी नहीं है, किसी की विचारधारा को बुद्धम शरणम गच्छामि, बाबा साहब अम्बेडकर, मंगल पांडे, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और महात्मा गांधी जैसे, नेहरू जैसे लोगों की आइडियोलॉजी आज भी, और नए रिफॉर्म के साथ राहुल जी और प्रियंका जी बढ़ना चाह रहे हैं, तो निस्बत नेचुरल अच्छी चीज़ों की बात करनी चाहिए, उसमें क्या दो मत है। ज़रूरी नहीं है ना कि विलय करके ही। मैडम रंजीत रंजन जी कांग्रेस में है, सेक्रेटरी हैं, सब कुछ है, तो अपने को विलय करके ही सब कुछ किया जाए ऐसा तो है नहीं। बिहार और यूपी की पॉलिटिक्स को आप बहुत करीब से देख रहे हैं। जातीय जनगणना को लेकर भारत सरकार ने साफ किया है कि उसमें ओबीसी को इस बार शामिल नहीं किया जाएगा, जबकि बिहार का जो डेलीगेशन आया है इसको लेकर उसमें नीतीश कुमार भी शामिल थे। देखिए नीतीश जी पहले से ही ये बात बोलते रहे, और जातीय जनगणना देखिए, जब गांव में आप जाइएगा, चमट टोली, मुसहर टोली, मियाँ टोली, गुअर टोली, भूमिहार टोली, राजपूत टोली, राजपूताना, चौक देखिएगा तो पासवान टोली, चमार टोली,
राजपूताना, जादव चौक, राजपूत चौक, ब्राह्मण चौक। तो जब चौकों को और गांव में मोहल्लों को आप बांटे हुए हैं, तो मैं जाति जनगणना में कुर्मी या जादव को कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है कि यदि ऊंची जात के फैमिली में में ज़्यादा बच्चे, चूँकि पढ़े लिखे लोग जो हैं, चाहे ऊंची जात हो या पिछड़ी जाति में कुछ वर्ग हो, वो 1 से 2 बच्चे से ज़्यादा नहीं चाहते हैं। यदि किसी अज्ञानता के चलते, कमजोरी, भूख के चलते, रोटी के चलते, यदि लोहार में, निषाद में, मल्लाह में, केवट में, नुनिया में, चंद्रवंशी में, धानुक में उसकी जनसंख्या बढ़ी है, दलितों में, तो आप उसको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक, शैक्षणिक लाइन में लाएंगे ना। उसके लिए जाति जनगणना तो आवश्यक है, उसको तो आप तवज्जो देते नहीं हैं। हाँ, इसलिए ऊंची जाति या पिछड़ी जाति का सवाल नहीं है, ये सवाल है जो अत्यंत कमज़ोर लोग हैं, जो अत्यंत पिछड़े लोग हैं, जो दलित हैं, उन लोगों की संख्या जिसको कि सही माने में संविधान और लोकतंत्र के मुताबिक उसको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तवज्जो नहीं मिलती है। तो ऐसे समय में जातीय जनगणना आवश्यक है कि उनको हम मुख्यधारा में लाएं, उनको बराबरी का आर्थिक और शैक्षणिक, सामाजिक माहौल बनाया जा सके। इसके लिए जब हम पहले से ही बटे हुए हैं, तो आज जातीय जनगणना पर सरकार यदि इस तरह की दलील देती है और हमेशा वोट की राजनीति करती है, तो मुझे लगता है कि ये अच्छी चीज़ें नहीं हैं। ऐसी चीज़ों में वोट की राजनीति नहीं करनी चाहिए और इसको जातीय आधार पर भी नहीं देखा जाना चाहिए। इसमें वैश्य में के भी कुछ लोग हैं जो बहुत अत्यंत चीज़ों पर हैं, तो इसमें कोई राजपूत या ब्राह्मण या भूमिहार समाज के लोग या नहीं, जादव, कुर्मी, कोयरी भी ऐसे वर्ग हैं बैकवर्ड क्लास में जिसको बहुत इस जाति जनगणना से बहुत कुछ नहीं मिलने वाला है। तो लेकिन और जो लोग हैं ओबीसी में, अत्यंत पिछड़ा में, दलितों में, जिसको हम आइसोलेट देखते हैं, देश में दलित एक ही मुख्यमंत्री है, अत्यंत पिछड़ा बीजेपी में सिर्फ मध्य प्रदेश में है। कांग्रेस हो या बीजेपी, कोई भी जल्दी अत्यंत पिछड़े को मुख्यमंत्री नहीं बनाता है, और ओबीसी भी मुख्यमंत्री कहीं हो जाता है, लेकिन अत्यंत पिछड़ा दलित में मुख्यमंत्री बनने में दिक्कतें होती है। तो जब जातीय जनगणना होगी तो वो जिसकी जितनी हिस्से भागीदार जनसंख्या, उतनी भागीदारी, उतनी हिस्सेदारी की बात तो उठेगी ना। एजुकेशन हो, इकोनॉमी हो, तो क्या दिक्कत है उसको मुख्यधारा में लाने के लिए। इसलिए इससे नफरत नहीं करना चाहिए और इसको जातीय आधार पर, बैकवर्ड फॉरवर्ड के आधार पर माहौल नहीं बनाना चाहिए। एक आखिरी सवाल, अब किसान लगभग 11 महीने से बैठे हुए हैं, 700 से ज़्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। आप बाहर निकल के आपने कहा था कि जो सेवा करता है उसको गाड़ी से कुचल दिया जाता है या रूम में बंद करके मार दिया जाता है। इशारा साफ था लखीमपुर की तरफ। भैया ये क्यों 1100 लोग तो यहाँ मरे हैं। हमेशा एक्सप्लॉयटेशन, हमेशा गाली देने का काम किया गया किसानों को। देश की आज़ादी में सन 47 या पानीपत या कभी भी देखिएगा तो पंजाब, हरियाणा, बंगाल की नंबर 1। यदि आप देखिएगा किसी को फांसी हुई 104, 5, तो 99, 80, 85% फांसी जो है सिखों की हुई है, दलितों की हुई है, माइनॉरिटीज़ की हुई है। आप उसको दरकिनार नहीं कर सकते हैं। तो आज भी आप अपमानित कर रहे हैं। उसको लगता है वोट की सियासत का कोई और नहीं, सिख कितना है, जाट कितना है, गुज्जर कितना है। तो इस तरीके से बाइफर्केशन, उनको लगता है कि हिंदी भाषी में कोई सही में। बिहार और यूपी को जब मैं देखता हूं तो मुझको लगता है कि आत्महत्या कर लेनी चाहिए। पूरा देश किसानों के सवाल पे लड़ता है, इशूज़ पे लड़ता है। 264 रुपया तेल हो गया, 108 रुपया पेट्रोल मिलता है, 103 रुपया डीजल मिलता है, 350 का सिलेंडर 1100-1150 रुपये मिलता है, लेकिन किसी पर अब कोई जू रेंगने वाला नहीं है। 10 रुपया बढ़ते थे तो क्रांति होती थी। यूरिया कहाँ से कहाँ चला गया है, स्थिति बहुत बदतर हो गई है। भारत पेट्रोलियम रिलायंस ले लिया, इंटायर पोर्टफोलियो अदानी ले लिया, सेब का बागान अदानी ले लिया, कोयला कंप्लीट अदानी ख़त्म कर दिया, बिजली अब नहीं मिलने वाला है, लेकिन सब मस्त है। तो ऐसे हालात में पप्पू यादव की जो स्थिति है, मैं तो कभी कभी सोचता हूँ क्या मैं इस युग में पैदा सही लिया हूँ क्या। कहीं आवाज़ तक नहीं उठती है, लड़ाई तक नहीं होती है, तो दुख तो पहुँचता है, हर्ट करता है
कि हिंदी भाषी लोगों को हो क्या गया है, क्या सिर्फ मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे यादव राजपूत बैकवर्ड फॉरवर्ड से कोई चीज़ मिलेगा? फैक्ट्री नहीं होगी तो उसके बच्चे क्या खाएंगे? ज़मीन ख़त्म हो गई, 1 कट्ठा 2 कट्ठा ज़मीन नहीं है, लेकिन क्रांति नहीं होगी। ना बिजली के सवाल पर, ना कोरोना में एक लोगों को पैसा नहीं मिला, नहीं उसके सवाल पर जो लड़ाई मैं लड़ना चाहता हूँ। तो लड़ाई है, ये तो आवाज़ को दबा देना चाहता है, कुचल देना चाहता है। बस एको हम द्वितीयो नास्ति, आई एम द हिटलर। औकात इनको वार्डन ने बता दिया इस बार अमेरिका में, अपने मियाँ मिट्ठू बन जाते हैं ये। तो जो स्थिति है, हम लोग तो कुछ नहीं है, चपरासी के लायक भी नहीं है, लेकिन कभी कभी ना चींटी हाथी के सूर में जब चला जाता है तो तबाह कर देता है। तो लड़ाई है, आवाज़ है। हम विधानसभा में होते तो एक एमएलए को पुलिस नहीं पीट पाती, हमको गोली मारना पड़ता। हम इतने मौग और दुष्ट और धूर्त और इतने निपुंसक नहीं होते कि सदन के भीतर रह करके हमारे एमएलए को कोई पीट लेता। तो लड़ाई तो 5 महीना हम बंद रहे, लेकिन लोगों की मदद तो करते रहे ना, संघर्ष तो चलता रहा ना, लोगों तक खाना पहुंचाते रहे। तो इसीलिए आवाज़ को नहीं रुकने देंगे। सेवा और इंसानियत मानवता मेरा धर्म है और संघर्ष मेरे जीवन का हिस्सा है। मरें या रहें या किडनी बेचना पड़े आम आदमी के लिए, शरीर बेचना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आदमी के आंसू को पूछेंगे और इनके कुकर्म पाप को और ये जो दुशासन बने हुए हैं इसके खिलाफ आवाज़ देते रहेंगे। विपक्ष बहुत कमज़ोर है, ऐसे में आप सेवा के साथ साथ अब विरोध भी करेंगे? विपक्ष का कोई मतलब है क्या, औचित है क्या? जो अपने ही केस से बचने के लिए पागल हो, बीजेपी की बी टीम हो, 300 करोड़ रुपया ईडी से बचे, केस से बचने के लिए एक समझौता कर ले। पप्पू यादव को सबसे ज़्यादा विरोध झेलना पड़ा बिहार की विपक्ष से, जेल में बंद करने में बेल की भूमिका में किस बीजेपी से नहीं मिला। तो इसीलिए ये लोग के बारे में छोड़ दीजिए चर्चा। मैं मुझे क्षमा करिए, परिस्थिति है, किस्मत है उसकी कि वो लालू यादव जी, शरद जी, मुलायम सिंह जी लोग हमसे 25-30 साल 35 साल पैदा पहले हुए। तो बट नेचुरल है, उनको जो मिलना था मिला और जो जब तक है वो मिल रहा है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। हमको तो मधेपुरा के घर के लोगों ने भी हरा दिया। जहाँ हमने रोटी पानी 11 दिन पहुँचाए, वहाँ 2600-2800 वोट भी नहीं मिले। तो सेवा से कुछ होना तो है नहीं, लेकिन सेवा एक आत्मसंतुष्टि तो देता है ना, चेंज संघर्ष जीने का रास्ता तो देता है ना। परिस्थितियाँ जब होगा तब देखेंगे, और जब परिस्थिति और कोई क्रिएटर मौका देगा तो 12 बजे रात में वर्ल्ड के इतिहास को चेंज कर देंगे। पप्पू यादव डरे नहीं है? किस बात से? जब मौत से नहीं डरे, कोरोना में लाश उठाते रहे, जब उससे डर नहीं हुई तो किस बात से डर होगी पप्पू यादव को? आपके और मेरे हाथ में मरने की तैयारी, तारीख तो है नहीं, जो होना होगा हो के रहेगा, फिर क्यों डरो? कुछ अच्छी चीज़ों से तो बचो, काम उसी का करना है ना जो क्रिएटर है। तो आपके लिए मैं जी लूँगा तो आपकी माँ भी खुश होगा और भगवान जो है आपके वो भी खुश होंगे। तो आप मुस्कुराइएगा तभी तो भगवान मुस्कुराएगा, और यह आपकी माँ मुस्कुराएगी। तो हम आप ही के लिए जी लेते हैं, नहीं जाएंगे भगवान के दरवाजे पर और आपके माँ को किसका। तो जीने दीजिए ना, आपके लिए क्या फ़र्क पड़ता है। बहुत शुक्रिया। ये पप्पू यादव थे मेरे साथ, जाप सुप्रीमो। 2 बातें इन्होंने बहुत साफ तौर से कही कि अगर सत्ता में आते हैं ये तो पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं, इकोनॉमिकल फ्रीडम की वकालत कर रहे हैं। और दूसरी बात कि सेवा से आत्म संतुष्टि मिलती है, जो हम हर हाल में करते रहेंगे। कैमरामैन निधि रतन के साथ मैं जसीम उल हक, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।